आई थिंक हाउसफुल 5 एक फैमिली फिल्म है। अगर आपकी फैमिली में सिर्फ आप हो, बस यही मेरा फ्रेम है। ओ सॉरी, बस यही मेरा फ्रेम है। दिस इज व्हाट द एक्टर वाज डूइंग विद ऑल द गर्ल्स इन द मूवी। और ये हाउसफुल 5 इज द पारिवारिक मूवी दैट यू नीडेड टू एंड योर परिवार। जब मूवी आधी हो गई थी ना, तो मेरा मन कर रहा था कि काश टाइटैनिक की तरह ये भी क्रूज कहीं जाके ठुक जाए और ये सब मर जाए। मूवी का पहला सीन है जिसमें एक मोटा सा सड़ा हुआ आदमी अजीब सी प्रोस्थेटिक जी, प्रोस्थेटिक कान और प्रोस्थेटिक नाक लगा के भागे जा रहा है, और उसके पीछे एक मास्ड मर्डरर घूम रहा है जो बस उसको मारना चाहता है। उस सीन में करीब करीब 5 से 6 जंप स्केयर्स डाले गए हैं ताकि आप शुरू में कूद कूद के डर लो थोड़ा सा, ताकि आपको लगे कि कुछ होने वाला है। पर वो बनाया इस तरह गया है कि वो थोड़ा सा ना ऐसे बी ग्रेड टाइप सीन लगता है। पर जब पिक्चर आगे बढ़ती है तो आपको रियलाइज़ होता है कि पूरी पिक्चर ही ऐसे बनाई गई है जैसे एक बी ग्रेड मूवी हो। और अपेरेंटली मैंने जो मूवी देखी वो हाउसफुल बी थी, बी फॉर बकवास। और वो सीन ख़त्म होते ही देयर इज़ दैट टाइटल एनिमेशन जो एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव तरह किया गया है। आई थिंक उसके बाद उन्होंने सोचा था कि बस हो गया यार, कुछ क्रिएटिव कर दिया, अब और नहीं करेंगे। तो मूवी शुरू होती है विद रंजीत कैरेक्टर डाइंग, लीविंग 69 बिलियन पाउंड्स फॉर हिज सन जॉली। अब उसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी का, जिसमें चित्रांगदा सिंह, फरदीन खान जो कि उनके बेटे भी हैं, श्रेयस तलपड़े, आखिरी पास्ता और एक लॉयर सौंदर्य शर्मा। सौंदर्य शर्मा बिग बॉस से फेमस हुई थी और अब वो इस मूवी में एज अ प्रॉप यूज़ की गई हैं। उनको बस एक हॉट लड़की की तरह खड़ा करा हुआ है और उनको ज़बरदस्ती टाइट कपड़े पहनाए हुए हैं ताकि बस अंकल लोग देखकर खुश हो लें। और वो अंकल लोग बाहर वाले नहीं कह रहा मैं, मूवी के अंदर के अंकल लोग। आई थिंक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बूढ़े एक्टर्स जिनको काम नहीं मिलता है, वो सो क्रिंज। चलो ये तो हो गई लव स्टोरीज की बात। अब हम बात करते हैं इस मूवी के वीएफएक्स की। पहला सीन का पहला शॉट इज द क्रूज विच इज हाईली वीएफएक्स ओरिएंटेड। असली क्रूज भी नहीं दिखाई शुरू में। एक वीएफएक्स पैरेट है, 2 वीएफएक्स मंकीज हैं, कॉल बैक्स हैं बेसिकली पुरानी हाउसफुल के, और उतने ही घटिया हैं। A movie which has Johnny Lever in it and that guy is doing a very idiotic comedic sequence जहाँ पे वो हार पहना रहा है एक मरे हुए आदमी की फोटो पे और फिर कहते हैं अरे वो तो जिंदा है, तो वो हार उतार रहा है। एक बार के लिए आप हंस दोगे क्योंकि जॉनी लीवर ये कर रहा है, पर वही सीक्वेंस 4 बार होगा तो कितना क्रिंज होगा सोचो। और फिर जब ये पता लगता है कि चलो जॉली को बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, तो 3 जॉली प्रकट हो जाते हैं, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन और अक्षय कुमार। इतने सालों में स्टोरी कुछ खास इवॉल्व हुई नहीं है क्योंकि अभी भी जॉलीज का ही कंफ्यूजन है कि असली जॉली कौन है। पूरी पिक्चर में यही चलता रहता है। चलो छोड़ो यार, इस प्लॉट की बातें तो आपको पता ही है। इस मूवी की डबिंग इतनी गंदी है ना कि कई जगहों पे तो वो बिल्कुल ही कुछ और बोल रहे हैं और उसको एकदम इतना ज़्यादा अच्छे से डब करने की कोशिश की गई है। डब छोड़िए, जो लिप सिंक हो रहा है जब गाने चल रहे हैं तो रितेश देशमुख और अक्षय कुमार गाना गा ही नहीं रहे हैं। वो बस एक हुक वाला गाना गा रहे हैं और बाकी टाइम बस मम्बल कर रहे हैं, हाथ मुंह नीचे करे जा रहे हैं ताकि किसी को पता ना लगे कि वो क्या कर रहे हैं। नो मेहनत एट ऑल, जस्ट फन आई वुड से। देखो ऑनेस्टली बताऊं तो अक्षय कुमार के कुछ गैग्स फनी हैं। वो बंदा अगर वो इफ ही इज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ ही कैन मेक एनीबॉडी लाफ। अभिषेक बच्चन कैन मेक यू लाफ इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट ही डज। रितेश देशमुख हंसा सकते हैं पर वो हंसा नहीं पाते क्योंकि उनकी राइटिंग ही इतनी गंदी है। उनका जो गिमिक है एक कि वो 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहा है और लोग कौन पूछते हैं तो वो ये बोलता है, दूसरा कौन पूछता है तो वो इसकी बात कर रहा होता है। इट्स नेवर फनी, लाइक नॉट इवन वंस इन वन सीन यू आर लाइक दैट वाज फनी। नो, इट्स नॉट। स्टॉप राइटिंग दिस काइंड ऑफ ह्यूमर प्लीज़। मुझे जो इस मूवी में सबसे ज़्यादा वेस्ट लगा वो था संजय दत्त और जैकी श्रॉफ। दे आर देयर फॉर द बिगेस्ट टाइम पॉसिबल। उन दोनों को अलग से गैग्स दिए गए हैं टू शोकेस देयर स्टोरी लाइन एंड वो ट्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फनी होने का, पर राइटिंग इतनी ज़्यादा बुरी है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट फनी एक्टर्स, दे आर हिलेरियस एक्टर्स, दे कुड हैव डन वंडर्स अगर ये लाइन्स अच्छी लिखी होती तो। पर फरहाद सामजी आई थिंक ही इज़ जस्ट, वो कभी अच्छी मूवी लिख ही नहीं सकते।
नरगिस बेसिकली यूजलेस हैं, उनको ज़बरदस्ती नेपाली बनाया गया है और उनसे बोला जाता नहीं है, ना उनसे डांस होता है. शी इज़ जस्ट आई कैंडी. देन जैकलिन फर्नांडिस इज़ ऑल्सो an eye candy. She has nothing to add to the storyline or act in a certain way. She's just there. She just is there for double meaning jokes and all that. So basically cringe content के लिए सोनम बाजवा के साथ ये cringe content कम था, जो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो इनको उतना एक्सप्लॉइट नहीं किया जितना किया गया. और एक्सप्लॉइटेशन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा सौंदर्य शर्मा के साथ हुई है. आई डोंट नो व्हाई शिट दिस मूवी, मे बी दिस वाज अ वे ऑफ एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री, बट she has a great personality. She could have been a good actor, but इस movie में she is just a prop who's been used by the director to fulfill his needs. I don't know why. Like it was ऐसा लग रहा था मस्ती ज़्यादा है, सुपर कूल है हम और ऐसी टाइप की पिक्चर देख रहे हो. हाउसफुल के किसी भी पिछली पार्ट में इतने सेक्स जोक्स और इतना ज़्यादा डबल मीनिंग क्रिंज कंटेंट नहीं होता था. सो दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये जोक्स भी ऐसे हो सकते हैं कि आपको हंसा जाए, पर इस मूवी में वो जोक्स ऐसे काम नहीं करते, आपको हंसी नहीं आएगी. और अगर आएगी तो मे बी यू आर द डेमोग्राफी जिसके लिए इन्होंने ये मूवी बनाई. देखो बेसिकली मैं फिर से कहूँगा, ये वो मूवी है, ये वो शिप है जो ठुकनी चाहिए थी एक आइसबर्ग से और डूब जानी चाहिए थी. पर अफसोस ये 2 पार्ट्स में रिलीज़ की गई है जिसका कोई लॉजिक नहीं है. इट्स जस्ट अ गिमिक टू गेट पीपल टू वॉच इट ट्वाइस, क्योंकि एक बारी में अगर लोग देखेंगे तो ये पिक्चर चलेगी नहीं. आई एम श्योर बहुत ही बुरे रिव्यूज़, बहुत ही बुरा कंटेंट, कुछ अच्छे पार्ट्स. मैं ये नहीं कह रहा कि पिक्चर बहुत ही बकवास है, मतलब इट इज़ बैड, बट इट हैज़ पार्ट्स दैट विल मेक यू लाफ. इट मेड मी लाफ ऑल्सो इन सम टाइम, बट 60-70% ऑफ द कंटेंट इज क्रिंज, जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ अपने साथ. लाइक आई कुड हैव डन समथिंग बेटर विद माई डे एंड टाइम. बहुत लंबी पिक्चर है और एंड का जो क्लाइमैक्स है जो 2 पार्ट्स में चेंज किया गया है, इट्स वेरी सिंपल. इन्होंने बस जो दूसरा पार्ट है उसमें मूवी का आखिरी का 1 मिनट चेंज करा है और उससे बाकी की स्टोरी का कोई लेना देना नहीं है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्होंने क्या करा है. इट्स जस्ट बिकॉज एवरीबडी हैड मोटिव इन द मूवी टू बी द मर्डरर. तो आपको ऐसा शॉक नहीं लगेगा कि ओ भाई साहब ये मर्डरर है. कोई भी मर्डरर होता तो आपको लगता कि अच्छा ठीक है, हाँ इसका बनता है, और वही होगा मूवी के एंड. डबल मीनिंग कॉमेडी निकली जिसमें मैक्सिमम जोक्स डबल मीनिंग है. सो आई डोंट नो, नॉट माई काइंड ऑफ कंटेंट. सो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया. देखो अगर बहुत मन है ना जाकर देखने का तो लाइफ जैकेट्स पहन के जाना, क्योंकि ये शिप जैसे जा रही है ना, ये कभी भी डूब सकती है. सो एनीवेज फ्रॉम मी 1.5 stars out of 5 and thank you so much for listening in guys, and I'll be back soon. Thank you so much.